आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, हर हर मोदी, घर घर मोदी से शुरू होते हुए 11 वर्षों में बीजेपी घर घर पानी, तिरंगा, अक्षत देते हुए घर घर सिंदूर तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इस बार के स्टंट ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। लिहाजा घर घर सिंदूर पहुंचाने का जोखिम बीजेपी ने नहीं उठाया और साफ कर दिया कि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। यह गलत खबर है। बीजेपी के इस पलटने से ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू का पलटने का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ देगी। इससे पहले कृषि कानून और ब्रॉडकास्ट बिल पर सरकार ने पैर पीछे खींचे थे, आपको याद होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए भी जेपीसी गठित करनी ही पड़ी थी। ये मामले तो संसद के भीतर के थे, लेकिन संसद के बाहर सड़क पर बीजेपी तो पैंतरेबाजी करती है, उसमें भी झटका खा जाएगी। ये शायद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोचा नहीं होगा। अब उनके सामने दिक्कत यह है कि बीजेपी आला कमान तो मोदी का महिमा मंडन करने के लिए मंच सजा देता है, लेकिन जनता का सामना कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, जिसमें घर घर सिंदूर जैसी योजनाएं उनकी भी फजीहत करा देती हैं। आप जानते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने ही वाला है और इस बड़ी उपलब्धि को खास बनाने के लिए बीजेपी कुछ बड़ा करना चाहती थी। ऐसे में खबर छपी कि बीजेपी अब घर घर सिंदूर अभियान चलाएगी। इसके दो मकसद साधे जाते। पहला तो यह कि सेना के पराक्रम का क्रेडिट नरेंद्र मोदी के खाते में जमा हो जाता, और दूसरा यह कि बिहार, बंगाल, असम इन राज्यों में चुनावों में मोदी इस जमा पूंजी को खर्च करते और महिलाओं से अपने लिए वोट मांगते। लेकिन बीजेपी का यह नया ड्रामा शुरू होता इससे पहले कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछ लिया कि सिंदूर केवल पति ही देता है, तो मोदी जी आप किस हैसियत से घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। वहीं सीएम ममता बनर्जी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीधे ही कह दिया कि अपनी मिसेज को सिंदूर क्यों नहीं लगाते। वैसे देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी यही सवाल थे कि जिस व्यक्ति ने अपने विवाह को नहीं निभाया और पत्नी का त्याग किया, भले ही उसके जो भी कारण रहे हो, जो भी वजह रही हो, वो व्यक्ति किस तरह सिंदूर को लेकर बयानबाजी कर सकता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस अभियान के शुरू होने से पहले ही इसका जबरदस्त विरोध होने लगा और बीजेपी की ऐसी फजीहत हुई कि बीजेपी ने इस खबर को ही फेक न्यूज बता दिया, गलत खबर बता दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अखबार में खबर छपी 28 मई को और अमित मालवीय ने खंडन किया 30 मई को। 2 दिन बीजेपी क्या सोई हुई थी, या देश की सबसे बड़ी पार्टी को सूचना ही नहीं पहुंची कि उसके बारे में कोई गलत खबर छप गई है। हालांकि इस बीच कुछ टीवी चैनलों की क्लिपिंग्स भी आई हैं जिसमें बीजेपी नेता मान रहे हैं कि घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। यूपी सरकार ने तो सामूहिक रूप से बाकायदा सिंदूरदानी और लाल कांच की चूड़ियां देने की घोषणा भी कर दी थी। अब देखना है कि मोदी सरकार की तरह योगी सरकार भी यू टर्न लेती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है दोस्तों कि जब मनमाने फैसले के खिलाफ चारों तरफ से दबाव पड़ता है तो मोदी को झुकना ही पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह मोदी के नाम की आड़ में बीजेपी ने जो खेल 11 सालों तक चलाया, अब उसी खेल में पस्त हो रही है बीजेपी। और यह भी समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को सत्ता के लिए भुनाकर मोदी किस तरह गलती पर गलती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान ने कैसे बीजेपी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो उसका माकूल जवाब हमारी सेनाओं ने दिया और हमारा रक्षा तंत्र इतना मजबूत था कि पाकिस्तान ने जिन शहरों को निशाना बनाया उन्हें तबाह होने से बचा लिया गया। हालांकि पुंछ जैसे कुछ सीमाई इलाकों में जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे फिर भी पूरे नहीं हो पाए। इस बीच 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान हुआ और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि सरकार जवाब दे कि ट्रंप ने किस हैसियत से सीज फायर का ऐलान किया, ट्रंप ने किस तरह भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रखा, और सबसे अहम सवाल यह था कि क्या इस हमले में हमारे लड़ाकू विमानों का भी नुकसान हुआ है। इन सवालों के जवाब सरकार ने नहीं दिए।
कांग्रेस ने लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष की बात मोदी ने नहीं सुनी और विदेशों में अपनी बात रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज दिया। लेकिन इस बीच सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में संकेतों में फाइटर जेट के गिरने की बात को स्वीकार किया है। सीडीएस चौहान शंग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने सिंगापुर पहुंचे थे, जहां उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे, जिस पर जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। इस जवाब से साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे वो बेमानी नहीं थे। जनरल चौहान के बाद अब फिर से राजनीति तेज हो चुकी है कि सरकार आखिर सवालों का सीधा जवाब देने की जगह मुद्दों को उलझाती क्यों है, आखिर इसका मकसद क्या है। दरअसल नरेंद्र मोदी को लगता था कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद उन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगे और जनता ने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसी तरह अब पहलगाम हमले को जो मामला है पहलगाम हमले का, उस मामले को भी वो अपनी सत्ता के लिए भुना लेंगे, क्योंकि अभी सामने बिहार चुनाव है और इसके बाद अगले साल फिर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव हैं, जहां बीजेपी के सामने जीतने की चुनौतियां हैं। असम में तो पिछली बार भी बीजेपी को सफलता मिल गई थी, लेकिन इस बार गौरव गोगोई का मुकाबला क्या हिमंता बिस्वा शर्मा कर पाएंगे, इस बात का डर अब बीजेपी को सता रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के पैर जम ही नहीं पा रहे हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार के होते हुए भी बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं दिख रहा है। इसीलिए मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर को जगह जगह भुना रहे हैं। पहलगाम हमले के 14वें दिन जब सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो पता चला कि इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और इसका जो लोगो डिजाइन हुआ उसमें बाकायदा अंग्रेजी में लिखे सिंदूर की स्पेलिंग में ओ जहां लिखा था वहां सिंदूर भरा हुआ दिखाई दिया। यानी ऐसी इमेज, ऐसी छवि गढ़ी गई कि लोगों को लगे कि हां अब हम पर हुए आतंकी हमले का बदला पूरा हुआ। इस मामले में सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन 7 मई के बाद से मोदी ने जिस तरह सिंदूर के रंग में अपनी सियासत को रंगना चाहा, उसे अब देश ने खारिज कर दिया है। आपको याद होगा कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा राजस्थान में की थी। वहां उन्होंने कहा था कि मेरी रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है। इस सस्ते फिल्मी डायलॉग जैसे बयान की खूब आलोचना हुई, लेकिन मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मोदी पहुंचे अपने गृह राज्य गुजरात, जहां फिर से ऑपरेशन सिंदूर में मैंने ये किया, मैंने वो किया जैसी बातें करते हुए मोदी पाकिस्तानी आवाम के लिए इतना तक बोल गए कि चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सस्ते फिल्मी डायलॉग बोलने का ये एक और नमूना था। यहां भी 2 दिन तक मोदी ने सेना के पराक्रम के नाम पर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की। मोदी ने पश्चिम बंगाल में भी कहा कि सिंदूर खेला की पवित्र धरती पर खड़ा होकर मैं कहता हूं कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने यही बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि सिंदूर खेला नारी शक्ति और सुहाग की लंबी उम्र का भावनात्मक प्रतीक है। उसे युद्ध जैसे हिंसक प्रयोजन से मोदी ने जोड़ दिया और बता दिया कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में उनकी जानकारी कितनी उथली है। पश्चिम बंगाल से जब मोदी बिहार पहुंचे तो यहां भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी की प्रशंसा करते हुए पोस्टर लगे थे। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यही आलम रहा। यानी देश के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में ऑपरेशन सिंदूर को मोदी भुनाते रहे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए कि सैन्य अभियान और सियासी दांव पेच को एक साथ नहीं रखा जा सकता। मोदी ने ऐसा किया तो अब बड़ा नुकसान बीजेपी को हो गया है। तो पिछले 11 वर्षों की अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए बीजेपी ने 9 जून से देशव्यापी कार्यक्रम तैयार किया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पदयात्राओं के जरिए ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की बात कही, ताकि मोदी के लिए नए सिरे से माहौल बनाया जा सके। इसी के तहत यह खबर भी कुछ जगहों पर आई कि बीजेपी घर घर सिंदूर अभियान भी चलाएगी। इस पर फौरन ही तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के हर जिले और हर कोने में ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगाने से संतुष्ट नहीं हुए, जिन पर उनकी तस्वीर लगी थी, सेना की वर्दी पहने, अब भाजपा ने घोषणा की है कि वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी।
इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हालांकि मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है, कृपया याद रखें कि हर महिला सम्मान की हकदार है। वे अपने पतियों से सिंदूर लेती हैं। पीएम मोदी किसी के पति नहीं हैं। आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते? इस तरह की प्रतिक्रियाओं से जाहिर होता है दोस्तों कि दांव उल्टा पड़ रहा है। तो बीजेपी ने इसे फेक न्यूज बता दिया, लेकिन यहां भी झोल नजर आ रहा है। घर घर सिंदूर अभियान की अखबार में छपी रिपोर्ट पर फेक का ठप्पा लगाकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 30 मई को लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सरकारी मंच से इस निराधार रिपोर्ट का राजनीतिकरण शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि जहां तक कांग्रेस प्रवक्ताओं की बात है, वे हल्के लोग हैं, उनसे कुछ बेहतर की उम्मीद करना बेमानी होगा। अमित मालवीय के इस ट्वीट में बीजेपी की चिढ़ और कुंठा नजर आई कि उसका एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया। जिस अखबार ने इस खबर को छापा उसने भी मान लिया कि खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं थी और वो प्रकाशित की गई, यानी अखबार ने अपनी गलती मान ली। लेकिन यह नहीं पूछा कि बीजेपी ने फौरन ही इस खबर का खंडन क्यों नहीं किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि खंडन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नहीं आया, जबकि पार्टी का मुखिया होने के नाते जेपी नड्डा को सबसे पहले इस पर बयान देना चाहिए था कि हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन शीर्ष स्तर पर चुप्पी बरतकर दूसरी पंक्ति के नेताओं को बयान देने के लिए बीजेपी ने आगे किया है। इससे जाहिर है कि बीजेपी इस बार भावनात्मक राजनीति वाले खेल में बुरी तरह पिट गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी ने जानबूझकर उलझाने वाला माहौल बनाए रखा ताकि सियासी फायदा उठाने में बीजेपी को फायदा मिले। इसीलिए मोदी न सर्वदलीय बैठकों में शामिल हुए और न ही संसद का विशेष सत्र बुलाया और न ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावों को खारिज किया और न ही विपक्ष को भरोसे में लेकर सारी जानकारी तथ्यों के साथ रखी। इसलिए ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। इधर सीडीएस जनरल चौहान के जवाब ने मोदी सरकार को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि 11 वर्षों से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं और न ही संसद को भरोसे में लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को पहले ही विश्वास में नहीं ले सकते थे? वहीं सीडीएस ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 15% वक्त झूठी और फर्जी खबरों का जवाब देने में लगा। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि भारत को सूचना युद्ध के लिए एक अलग और विशेष शाखा की जरूरत है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर यह कैसी मजबूत सरकार है जो न आतंकियों को कहर बरपाने से रोक सकी, न झूठी खबरों के जाल को काट पा रही है। खैर, शायर कृष्ण बिहारी नूर ने ठीक ही फरमाया है कि ऐसा न हो गुनाह की दलदल में जाके फंसूं, ऐसा न हो गुनाह की दलदल में जाके फंसूं, ऐ मेरी आरजू मुझे ले चल संभाल के। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।